दैनिक भास्कर अनन्य बात। शिक्षा देहरादून से शुरू हुई, फिर काम के लिए विदेश जाना पड़ा, वापस आए, वापस फिर रोज़गार के लिए अपनी फर्म थी, अपना काम था, वो भी किया, लोगों को जॉब दी, कुछ समय बाद खुद भी जॉब की। लेकिन बाद में जो शिक्षा के प्रति जो प्रेम रहा, जो रिश्ता रहा, उसको आगे बढ़ते हुए आप खुद एजुकेशन में आए और जो अपने आइडियाज़ थे, अपनी जो जानकारी थी, वो बच्चों की ओर बांटी। आइए आपको रूबरू करवाते हैं संजीव बाटला जी। संजीव जी, बात करें शुरुआत, आप एम्प्लॉय रहे, आप एम्प्लॉयर भी रहे, फिर आप एजुकेशन में आ गए। ये शुरुआत कैसे हुई, ये जज्बा कहाँ से आया? ऐसा है कि जैसे क्या हो, ज़िंदगी खोल दो तो जो रास्ता नज़र आता है अच्छा वो पकड़ लो और ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करने का एक नया तरीका निकालते रहो। वही हम सिखा रहे हैं बच्चों को भी कि एक रिजिडिटी से हट जाए और लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। और लाइफ एंजॉय करने के लिए है एजुकेशन के साथ, बिहेवियर के साथ, सिविल होने के साथ, फैमिली के साथ, कल्चर के साथ, अपने नेशन के साथ। तो जो हम दे सकते हैं वो वाला एक पाथ जिसमें जो करने में खुद भी मज़ा आए और लोगों को भी उससे कुछ बेनिफिट मिले, वही पाथ मेरे ख्याल से सबके लिए सही रहता है। आपकी एजुकेशन देहरादून से ही रही है? एजुकेशन देहरादून से रही है। शुरू से मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ जी। मैं 5 साल का भी नहीं था जब मैं यहाँ बोर्डिंग स्कूल में एक बोर्डिंग स्कूल में आ गया था और अपना शुरू से लेके क्लास 12 तक बोर्डिंग स्कूल में ही मैंने गुजारा है देहरादून में। बात करते हैं आगे अनन्य बात की, जो दूसरी बात शुरू करते हैं हम लोग। अभी आप संजीव जी, एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव करने की बात चल रही है, नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। हाँ जी। आप उससे सहमत हैं कि नई जो शिक्षा नीति लागू की जा रही है वो होनी चाहिए या इसमें किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? देखो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आई विल वेलकम इट। वो एक जो पेडागॉजी या डायरेक्शन जो दिखा रही है, बिल्कुल सही डायरेक्शन दिखा रही है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या जोर डालना पड़ता है, उसको पजल या जो टाइम लगेगा, जिसमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपके जो बोर्ड्स हैं स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्कूल्स हैं, ये आपस में जब तक मिल के काम नहीं करेंगे तब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन में डिले होगा। तो मैं तो चाहता था कि ये फटाफट इम्प्लीमेंटेशन करें। इन्होंने टाइम दिया है 2030 का। That means 10 years to implement it. That is a long time. The implementation should be faster, and the policy should not be a policy of a 10-year this thing. It should be dynamic. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को और स्कूल्स को फिर से बार बार मिलना चाहिए और हर 3 साल में मेरे को लगता है इसको डायनामिक रखते हुए इसमें बदलाव लाने चाहिए। तो अमेंडमेंट्स should continue in this education policy. तो है तो वेलकमिंग और है राइट डायरेक्शन में। हमारी एजुकेशन में ग्रेडिंग सिस्टम था, फिर जो है मार्क्स का सिस्टम आया। क्या लगता है आपको कि बच्चों के लिए ग्रेडिंग सिस्टम जो है ज़्यादा बेटर है? देखो, ग्रेडिंग सिस्टम मैं सोचता हूँ एक तरह से बहुत ही अच्छा है। उसमें ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है कि बच्चा एक दूसरे से इतना कम्पीट नहीं कर रहा है, वो अपने आप से ज़्यादा कम्पीट कर रहा है। क्योंकि अगर ग्रेड ए दिया उसके एग्ज़ाम में किसी ने, तो ग्रेड ए का मतलब है 80%, 80% से लेके 90% तक, या 90% से लेके 100% तक। तो ए ग्रेड अगर 90 से 100 तक है तो वो बच्चा उसमें कहीं पे भी है और काफ़ी सारे बच्चे उसके साथ हैं उस ग्रेड में। अगर परसेंटेज ले तो 99% या 100% तो 1 या 2 बच्चे या 5 बच्चों को मिलेगा। और जो बच्चे को 97 मिलेगा, क्या वो दुखी हो जाएगा उससे? क्या उस 97% से उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी?
क्या उसको 99% ही चाहिए थे या 100% ही चाहिए थे? तो ग्रेडिंग सिस्टम में आप ज़्यादा बच्चों को कवर कर सकते हो और आपके 97 या 96 या 99% लाने से ये नहीं है कि आप एक बेटर इंसान हो ऑलरेडी। वो तो आप दुनिया के साथ कंपटीशन करके का रास्ता वो ठीक नहीं है। जो कंपटीशन अपने साथ करना है कि क्या मैं बेटर हो रहा हूँ, क्या मैं बी ग्रेड से ए ग्रेड में आ गया हूँ इस साल, अपने ऊपर करना है ना फोकस। कंपटीशन अपने के साथ रखना है। स्कूल में प्रैक्टिकल जो सिस्टम रहे हैं, अभी आपसे जो चर्चा हो रही थी बातों में आपने बताया था कि आप बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। चाहे वो अगर स्विमिंग करने अगर बच्चा जा रहा है तो वहाँ पर आप स्विमिंग करते करते उसको आप फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, आप उसको बायोलॉजी भी बता रहे हैं, आप उसको मैथ्स भी बता रहे हैं। उसमें क्या इस सिस्टम को हमें फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सिर्फ स्विमिंग पूल में नहीं, हम जब फुटबॉल फील्ड में हमारा कोच फुटबॉल सिखा रहा है बच्चों को तो साथ में 2-3 टीचर्स की ड्यूटी लगती है। तो 2-3 टीचर्स, अगर वो मैथ टीचर है तो आप बच्चों को ये बता रहा है कि देखो इस एंगल पे आप किक करोगे बॉल तो यहाँ पहुँचेगी, ये जो गोल पोस्ट है उसका शेप ये है, तो कहाँ से आप हिट करोगे, कॉर्नर क्यों माना जाता है उसको, बॉल कैसे जाएगी, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी। तो बहुत सारी मैथमेटिक्स, बहुत सारी फिजिक्स उसमें भी जुड़ जाती है। आप कोई भी काम करो, हम अगर जैसे हमारा कुकिंग क्लब है, अगर हम वो कुक कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ ये नहीं देख रहे कि क्या रेसिपी है उसकी, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उन इंग्रेडिएंट्स में किस में विटामिन क्या है, उसमें ग्रीन्स क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसमें प्रोटीन्स कितने हैं, वो क्या हम उसको कैसे जोड़ रहे हैं, और अपना जो एक बैलेंस डाइट बना रहे हैं तो वो क्यों बना रहे हैं। और सिर्फ बैलेंस डाइट से हमारा एकेडमिक भी बैलेंस होना चाहिए, हमारा स्पोर्ट्स का संतुलन भी बैलेंस होना चाहिए, हमारा वे ऑफ लाइफ का एक बैलेंस होना चाहिए, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस भी एक होना चाहिए। तो बच्चों को हर चीज़, जब एक चीज़ कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। जी, बात करें अगर हम बोर्ड सिस्टम की, कि हमारे देश में हर स्टेट का अपना बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना बोर्ड बनाया हुआ है। क्या ये बोर्ड सिस्टम एक जैसा होना चाहिए या जो सिस्टम अभी चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है? मैं इसमें कोई फ़र्क नहीं देख पाता। मैं सोचता हूँ कि शायद अगर एक ही बोर्ड होगा तो एक ही टाइप का करिकुलम होगा, इसका मतलब जी, तो चॉइस मिलेगी नहीं बच्चों को। अभी आजकल ICSE है, CBSE है, आपका सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, और बाकी इंटरनेशनल बोर्ड्स भी हैं कुछ। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसीज़ ने इंटरनेशनल बोर्ड्स परव्यू में रखे ही नहीं। तो इंडियन बोर्ड्स के लिए ही इन्होंने बनाई है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इंटरनेशनल बोर्ड्स का क्या होगा? पर जो आइडियाज़ लिए हैं और जो बहुत सारी अच्छी गुड प्रैक्टिसेस लिए हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इंटरनेशनल बोर्ड से भी अडेप्ट करी हैं जी। तो मैं सोचता हूँ कि अगर किस्म के बोर्ड्स हैं तो लोगों को चॉइस मिलनी चाहिए, और ये अभी चॉइस कंटिन्यू रहनी चाहिए कि भाई मेरे को क्या सूट करता है जी। मेरे को क्या ICSE बोर्ड में साइंसेस और मैथमेटिक्स या इंग्लिश में ज़्यादा ज़ोर है, मैं वो लेना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये करना है आगे जाके, या मैं CBSE में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है तो मैं एक CBSE बोर्ड लूँ, या मैंने विदेश जाना है पढ़ने के लिए। मेरे ख्याल किसी को किसी चीज़ की रोक नहीं होनी चाहिए। पर अगर हमारा सिस्टम, हमारा इंडियन सिस्टम, इतना एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, हमारे स्कूल्स बराबर हो जाएं, हमारे स्कूल्स में यूनिफॉर्मिटी आ जाए, हमारे कॉलेजेस में यूनिफॉर्मिटी आ जाए, उसके बाद एक बोर्ड करना कोई हर्ज नहीं। पर इस वक्त मेरे ख्याल एक बोर्ड जाना इज़ टू अर्ली फॉर द कंट्री। तो मेरे को तो लगता है कि हर स्कूल में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जो बच्चा जिस स्कूल के नज़दीक रह रहा है उस स्कूल में वैसी ही फीस, वैसा ही माहौल, अच्छे टीचर्स, अच्छा फैसिलिटी, सब कुछ हर स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, दोनों में होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स अगर इतने अच्छे होते तो लोग प्राइवेट स्कूल्स में क्यों डालते बच्चों को जी। और आप अपने हमारे स्कूल में भी देख लो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बहुत सारे बच्चे इधर हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं जा रहे जी।
वो भी सोचते हैं कि देखो प्राइवेट स्कूल में उनको एक बेटर माहौल मिल रहा है, बच्चों को एक बेटर एजुकेशन मिल रही है उनको, एक और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको। अभी बातों ही बातों में एक नई बात निकल के जो आई कि एजुकेशन सिस्टम सरकारी और प्राइवेट, हाँ जी। क्या इससे बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं? या अगर आप बात करें कि एक सरकारी स्कूल का बच्चा और एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा, कहीं ना कहीं इनके बीच में एक डिस्टेंस बढ़ता हुआ जा रहा है, इसको कैसे दूर कर पाएंगे हम लोग? देखो डिस्टेंस तो जैसे हम कहते हैं ना, बात करने से ही बनती है। तो डिस्टेंस जो कम करना है उसमें हमको एक ब्रिज बनाना पड़ता है। अगर डिस्टेंस कम करना है, दो पहाड़ के बीच में डिस्टेंस कम करना है तो ब्रिज बनाना है। तो हमको ये गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलिंग में एक ब्रिज बनाना है। और वो ब्रिज तभी बन सकता है अगर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल कोलैबोरेट करना शुरू कर दें। तो अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में या गवर्नमेंट की कोई फ़िलॉसफी में ये आ जाए कि देखो एक ये प्राइवेट स्कूल इस एरिया में है, एक गवर्नमेंट स्कूल या दो गवर्नमेंट स्कूल इस एरिया में है, आप तीनों प्लीज़ कोलैबोरेट करिए। तो अगर हमारे हर चीज़ में कोलैबोरेशन ना हो, फुटबॉल में कोलैबोरेशन हो सकती है, डिबेटिंग में कोलैबोरेशन हो सकती है, एक थिएटर में कोलैबोरेशन हो सकती है जी, कल्चर में कोलैबोरेशन हो सकती है जी। तो हमको अगर हम कोलैबोरेट करना शुरू करें तो ये गैप कम हो जाएगा, जो कि आपको लग रहा है बढ़ रहा है। मेरे को तो लगता है ये जो ऑनलाइन है इससे गैप और बढ़ रहा है, क्योंकि जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, जो हैव्स हैं या जिनके पास बेटर इक्विपमेंट है, वो एजुकेशन को रिसर्च कर पा रहे हैं और बहुत कुछ कर पा रहे हैं। और जो बच्चे पहाड़ों में फंसे हुए हैं या गांव में हैं, दूर हैं, जहाँ पे फ़ोन तक की आवाज़ नहीं आ रही, तो इंटरनेट का क्या होगा? तो उनका, मेरे को तो उनका लग रहा है कि उनको कैसे हेल्प किया जाए। वो एक इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक वो भी एक पार्ट होना चाहिए कि देखो जो रिमोट एरियाज़ में बच्चे हैं उनको कैसे हेल्प किया जाए। अगर इंटरनेट सिस्टम्स और काफ़ी सारी चीज़ें हम लगा दें उधर, तो जो शहरों में टीचर्स बैठे हैं वो वहाँ पहुँच जाएंगे ऑनलाइन के थ्रू। अभी मतलब मैं एक आपसे अलग हटके एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जेई और इसके जो एग्ज़ाम होने थे नीट के, इसमें ना एक राजनीति शुरू हो गई कि एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए थे। आपको क्या लगता है कि ये जो समय है, इस समय इस तरीके के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं ये होने चाहिए? देखो, तभी मैं शुरू से ही जिस चीज़ को मैं प्रोफेस करता हूँ और जो मेरी फ़िलॉसफी है कि देखो एक एग्ज़ाम पे कभी भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। जो कि हमारा जो इंडियन सिस्टम है या हमारा सिस्टम बना हुआ है वो कि एक एग्ज़ाम पे ही सब कुछ निर्भर कर देता है जी। बच्चे का परसेंटेज उस एग्ज़ाम में आया तो वो कॉलेज में एडमिशन मिली। उस एग्ज़ाम में जब हम कंटिन्यूस असेसमेंट की बात करते हैं तो जो टेस्टिंग है, जो एग्ज़ाम है, जो बच्चे का काम है वो छोटे छोटे इंटरवल्स में अक्यूमुलेट करना चाहिए। इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन अ समेटिव असेसमेंट मेरे हिसाब से। ठीक है, आपने एंड ऑफ द ईयर एक एग्ज़ाम कर दिया, पर बच्चा क्या वो 2 महीने पढ़ के वो एग्ज़ाम दे दिया उसने जी। अगर फॉर्मेटिव रहेगा तो वो पूरे साल पढ़ता रहेगा और कुछ सीखता रहेगा, नहीं तो वो रट के एग्ज़ाम दे के। स्टीव जी, अभी हम देखते हैं कि क्योंकि आज जो है परिवार में जो है फादर भी जो है जॉब कर रहे हैं, मदर भी जॉब कर रही हैं, बच्चा स्कूल में आता है, पेरेंट्स ने ना एक जिम्मेदारी बांध ली है कि बच्चे ने जो सीखना है वो स्कूल में ही सीखना है, जो सिखाना है स्कूल में ही सिखाना है। बिल्कुल ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बच्चों को किस तरीके से जो है कल्चर के बारे में बताना है वो सब छोड़ दिया है, सारी जिम्मेदारी जो है स्कूल के ऊपर डाल दी है। वैसे तो स्कूल तो बाद में बने, पहले तो पेरेंट का ही था कि देखो पेरेंट एक बच्चे को स्किल सिखाता था, घर में कैसे है उठना बैठना, गेस्ट आए हैं नमस्ते करना, कैसे एक फैमिली में रहना, कैसे लोगों से क्या तौर तरीका होना चाहिए बात करने का, कैसे बैठ के खाना है, कैसे शेयर करना है, कैसे लाइन में लगना है, कैसे वेट करना है अपनी टर्न के लिए, ये सब चीज़ें पहले घर पे ही होती थी। तो ये अब जब से स्कूल बने हैं तो स्कूल तो एक्चुअली बने थे एक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। पहले गुरुकुल सिस्टम बने थे कि भाई
पेरेंट्स सोचते थे कि वहाँ जाएगा तो ये ट्रेनिंग उसको मिलेगी और ये ट्रेनिंग हमारी फैमिली के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग होगी, एक अच्छा एजुकेशन होगा, कुछ और नया सीखेगा। नहीं तो एक फार्मर अपने बच्चे को फार्मिंग स्किल्स ही देता था, एक मैकेनिक अपने बच्चे को मैकेनिक स्किल्स ही देता था। तो अब उन्होंने, पेरेंट्स ने जिम्मेदारी पूरी स्कूल के ऊपर छोड़ दी कि देखो हमने तो स्कूल भेज दिया, हम तो फीस दे रहे हैं, जो करना है वो स्कूल ने करना है। अगर वो बैठने का तरीका गलत सीख रहा है तो स्कूल में सीख रहा है, अगर वो बोलने का तरीका गलत सीख रहा है तो स्कूल में सीख रहा है। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि वो स्कूल की ही जिम्मेदारी है और स्कूल को ही ब्लेम करते हैं, और स्कूल को ही, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कहते हैं ये तो भाई सुबह से शाम तो स्कूल में ही होता है, तो स्कूल की जिम्मेदारी हुई कि नहीं हुई। तो आप घर पे क्या कर रहे हो? घर पे जो कल्चर है और जो आप कह रहे हो संस्कार हैं, ये पहले घर से ही शुरू होते हैं और बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व रहें। जी, आगे बात करते हैं हम लोग। पेरेंट्स की एक हमेशा सोच रही है, अगर बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं बच्चे का, तो एक उनका टारगेट होता है कि मेरा बच्चा जो है वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, वो आईएएस ऑफिसर बने या किसी और सेक्टर में जाए। क्या ऐसी सोच लेकर बच्चे का एडमिशन करवाना चाहिए या फिर उसको संस्कार देने की ओर बढ़ना चाहिए? देखो, कुछ पेरेंट्स तो हैं जो इस डायरेक्शन में अभी भी जाएंगे जी। और क्यों जाएंगे? क्योंकि हो सकता है कि वो उनका ही प्रोफेशन रहा हो या उनकी फैक्ट्रीज चल रही हों, तो वो कहेंगे कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने और इंजीनियरिंग से वो मैनेजमेंट में जाए। तो कुछ पेरेंट्स की बहुत रिजिड सोच रहेगी जी। और बहुत सारे पेरेंट्स की रहेगी कि देखो एम्प्लॉयबिलिटी तो उसी में ही है। पर ऐसी बात अभी नहीं है, वो सोच बदलनी ही पड़ेगी क्योंकि बच्चे के ऊपर ही छोड़ना है। जब तक वो बच्चा, अगर जैसे मैंने अपने करियर में इतने बदलाव लाया हूँ मैं और मैंने इतनी बार चेंज किया है और मैं उस जॉब पे, अब जिस जॉब जो टीचिंग लाइन है उसमें सेटिस्फाइड हूँ, तो क्या वो बच्चा नहीं करेगा? आप उसको इंजीनियर बना दो, इतनी उसकी लाइन इंजीनियरिंग पे कर दो, फिर वो अपना माइंड चेंज कर ले और फिर कुछ और क्रिएटिव साइड में चला जाए। जबकि जो जॉब्स 10 साल 15 साल बाद होनी हैं वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्यों पहले से बच्चे के माइंड में ये डाला जाए कि ये बनना है आपको? उसको ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपने इंटेलिजेंस के साथ वो काम उस डायरेक्शन में जाए, वो सब्जेक्ट्स ले जिसमें उसको मज़ा आए और जिस सब्जेक्ट से वो आगे एक एम्प्लॉयबल सिटीज़न बन सके। प्राइमरी एजुकेशन में संस्कार की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे रूट्स हैं, हमारे को शुरू ही अपने संस्कारों से, अपने रूट्स के साथ एजुकेशन करनी चाहिए। हर चीज़ में जुड़ा होना चाहिए हमारा संस्कार, चाहे वो संगीत है, चाहे आर्ट है, अपना कल्चर है, चाहे कुकिंग है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे साइंस है, वो पहले अपने संस्कारों के साथ ही जुड़ा होना चाहिए। अगर हम योगा, आयुर्वेदा, बहुत सारी नेचुरल चीज़ें जो हमारे देश में एग्जिस्ट करती थी, हम उनको क्यों ना पहले एक उनको भी अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ते रहें और या जुड़े रहें उसके साथ, तो बहुत मेरे को लगता है बहुत फ़ायदा होगा बच्चों को आगे जाके। और हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच रहेगा। ये जो दौर है वो है कोरोना का। हाँ जी। स्कूल बंद पड़े हैं, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। बिल्कुल ठीक बात है। आप कितना सहमत हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो अभी जो दी जा रही है वो बच्चों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है, या उस जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम चल रहा है इससे बच्चे सीख पा रहे हैं? देखो, ऐसा है कि बच्चे सीख तो पा रहे हैं जी, ऐसा नहीं मैं कहता कि नहीं सीख पा रहे, पर जो बच्चे स्कूल क्यों आते हैं? सिर्फ क्लासरूम अटेंड करने नहीं आते जी। बच्चे आते हैं एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे से सीखने, स्पोर्ट्स फील्ड पे सीखने, आर्ट स्कूल में सीखने, संगीत के साथ सीखने, साथ में मिलजुल कर काम करने में सीखने में वो स्कूल इसीलिए आते हैं जी। ऑनलाइन टीचिंग जो कर रही है वो उनका जो कि एकेडमिकली पीछे ना रह जाएं, वो उसको कवर कर पा रही है जी। और मेरे को लगता है आगे को भी ऑनलाइन और जो सिंक्रोनस और अनसिंक्रोनस हम बोल रहे हैं टीचिंग मेथड्स, दोनों मिलजुल के ही होगा। इसका मतलब बच्चे आएंगे स्कूल से भी सीखेंगे। बारिश हो गई है, डीएम ने
छुट्टी डिक्लेयर कर दी तो ऑनलाइन टीचिंग भी चलेगी साथ में, जी। कोई हड़ताल हो गई तो ऑनलाइन टीचिंग भी चलेगी साथ में, कोई बच्चा बीमार हो गया तो ऑनलाइन टीचिंग अपना टीचर के साथ। तो ये एक तरह से अच्छी ट्रेनिंग चल रही है अभी, मतलब ये नए दौर की शुरुआत, ये नई दौर की एक तरह से शुरुआत है। देखो कोई भी टीचर जो हमने हायर किया है, कोई ऑनलाइन स्पेशलिस्ट तो हायर नहीं किया। जी। यही टीचर्स जो हमारे स्कूल के थे, जो पढ़ा रहे हैं, जिनको हमने उनके सब्जेक्ट नॉलेज पे हायर किया, हमने उनकी एंथुजियाज्म पे हायर किया कि वो कितना पैशनेट है और कितना केयरिंग है बच्चों के लिए, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जी। अब ऑनलाइन चीज़ों पे आप ठीक है, आप केयर दिखा सकते हो, आप अपना पैशन दिखा सकते हो, पर वो जो जज्बा जो क्लासरूम में है और जो स्पॉन्टेनिटी है वो ऑनलाइन में नहीं आ सकती। पर कोरोना करके और ये जो नेसेसरी है तो ऑनलाइन टीचिंग अब सारे स्कूल मेरे ख्याल बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, और सारे स्कूलों ने और सारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस दौरान में टू कीप अप द चाइल्ड्स, और बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, कर बच्चों के लिए ही रहे हैं। उनको ज़रूरी नहीं है कि करें या ना करें, पर बच्चों का एकेडमिक प्रोग्रेस पीछे ना रह जाए, और वो ऑनलाइन टेस्टिंग भी, ऑनलाइन असेसमेंट्स भी, सब कुछ चल रहा है आजकल। तो अगर आपसे एक सवाल किया जाए कि एजुकेशन सिस्टम में अगर कुछ बदलाव करना है, हाँ जी, तो वो आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके का बदलाव एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए? देखो, जितना एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, जितना वो हैंड्स ऑन सीखें बच्चे, जितना काम करते हुए सीखेंगे और पीयर लर्निंग से सीखेंगे, और फिर उस लर्निंग को आगे दूसरे बच्चों को सिखाएंगे, उससे बेटर लर्निंग नहीं हो सकती। अगर उन्होंने सीखना है तो उसको जो नॉलेज ली है उसको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई नहीं करी नॉलेज तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब मिलजुल कर काम करना, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कि एक क्लास को साल में 2-3 प्रोजेक्ट्स पकड़ लेने चाहिए और उस प्रोजेक्ट से सीखना चाहिए। जैसे मान लो आपने स्विमिंग पूल की बात करी, या जैसे हमारे पास हमने एक गौशाला रखा है स्कूल में, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनी स्कूल में रखी है। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग एक प्रोजेक्ट मान लिया उसको कि देखो हमने इस साल करेले और टमाटर और कुछ सब्जियां हमने उगानी है, तो उसके पीछे क्या रिसर्च है, वो क्या फ्रूट है, क्या वेजिटेबल है, उससे क्या गुण मिलते हैं, वो कैसे उगता है, उसमें क्या केमिकल्स जाते हैं, या ऑर्गेनिक वे में करना है तो क्या केमिकल्स नहीं जाते हैं, उसकी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसकी पीएच करेक्शन क्या होनी चाहिए, उसमें पानी कितना जाना चाहिए, क्या उसका ग्राउंड लेवल होना चाहिए, कैसे वो क्रीपर में उगेगा तो वो कैसे उसको बेल चढ़ानी है। और एक ही प्रोजेक्ट में आप बहुत सारी चीज़ें सीख लोगे, बहुत सारे सब्जेक्ट सीख लोगे। उसमें साइंस भी आ जाएगी, उसमें मैथमेटिक्स भी आ जाएगी, उसमें इंग्लिश की वोकैबुलरी भी आ जाएगी, उसमें हिंदी के शब्द भी आ जाएंगे, उसमें स्टोरी आप बना सकते हो, उसमें एसेज लिख सकते हो, उसमें डिबेट कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, उसमें आर्ट आप कर सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप एक ही प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंशियल, एंड आई थिंक दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस दौर में बच्चों के साथ वो किस तरीके का व्यवहार करें, या उनको किस तरीके से एजुकेशन घर पे किस तरीके से? मेरे ख्याल बच्चों को एक तो टाइम आ गया कि बच्चों को ट्रस्ट करना पड़ेगा जी, बच्चों को और स्कूल को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं उसमें बच्चे तो कर ही रहे हैं, साथ में पेरेंट्स भी बैठ के हर क्लास में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि टीचर कैसे पढ़ा रही है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर थोड़ा सा ट्रस्ट दें, जब हम अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर में देते हैं तो मैकेनिक को हर चीज़ के लिए बताते थोड़ा ना रहते हैं कि भाई अब यहाँ से नट टाइट करो या ये टायर नीचे करो, फिर आप इंजन में ऑयल डालो। या हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर को हर घड़ी थोड़ा ना बता रहे होते हैं कि अब ऑक्सीजन लगाओ, अब आप एनेस्थीसिया दो, फिर ऑपरेशन करो। वी हैव टू शो दैट ट्रस्ट, एंड आई फील दैट गैप शुड रिड्यूस। पेरेंट्स शुड गिव ट्रस्ट टू द टीचर्स एंड टू देयर चिल्ड्रन ऑल्सो, कि बच्चा अपने आप उसको छोड़ो, स्पून फीडिंग छोड़ो, जितना सीख रहा है सीखने दो, उसको अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट करने दो।
अगर वो नहीं कुछ समझ रहा है तो उसको अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट करने दो, टीचर्स को बच्चों के साथ करने दो। पर पेरेंट्स शुड बी अ गाइडिंग फोर्स, दे शुड बी अ सपोर्ट सिस्टम फॉर दिस, कि देखो एक स्कूल उनको ये लेना चाहिए कि देखो एक स्कूल उनकी फैमिली की एजुकेशन के लिए सपोर्ट है, और स्कूल भी बच्चे के लिए कर रहा है। अगर वो भी बच्चे के लिए कर रहे हैं तो एक एनवायरनमेंट दी जाए, इस सिचुएशन को एक लर्निंग एनवायरनमेंट दी जाए, बच्चे को एक माहौल दिया जाए घर में कि वो रिसर्च कर सके, कुछ सीख सके, और फैमिली और पेरेंट्स एक गाइडिंग फोर्स रहें कि भाई देखो आप ये ठीक कर रहे हो या ये नहीं ठीक कर रहे हो बच्चे को, और अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप फिर दोबारा टीचर से पूछिए या अपने स्कूल से पूछिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और खुद कुछ पता है उनको तो आगे बच्चे को राइट डायरेक्शन दें, बताएं, उसको गाइड करें। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो भी दे रहे हैं हम लोग, बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं जिन्हें 10th और 12th के एग्ज़ाम देने हैं, हाँ जी, क्या उनके लिए ये जो टाइम जो रहा कोरोना काल के दौरान में, हाँ ये कितना सफ़र करना पड़ रहा है बच्चों को? देखो करना तो पड़ रहा है। अब जो पढ़ाई क्लासरूम में जितनी जल्दी हो सकती है और पीयर लर्निंग के थ्रू हो सकती है वो नहीं हो पा रही है। जो हो पा रही है वो है कि एक किताबी पढ़ाई, और जो टीचर उनको समझा रहा है ऑनलाइन, पर जो प्रैक्टिकल पॉइंट है, जैसे कि आप ले लो बायोलॉजी, उसमें प्रैक्टिकल है, फिजिक्स में प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल वो स्क्रीन पे ही देख पा रहे हैं। टीचर प्रैक्टिकल कर रहा है अपने लैब में और उसका एक लेसन बना के बच्चों को भेज रहा है, पर बच्चे जो खुद कर पा रहे थे वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। अब घरों में आप केमिकल्स तो पेरेंट्स रखेंगे नहीं कि हम इसमें मिलाएं, बंसन बर्नर जलाएं, तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे तो सफ़र हो रहा है, जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं। बच्चों के लिए कोई संदेश? बच्चों के लिए यही है कि पॉजिटिव रहें, और जो सीख पा रहे हैं घबराएं नहीं उससे, जितनी नॉलेज ले पा रहे हैं, ये टाइम चला जाएगा, अच्छा टाइम फिर से आ जाएगा, और ज़िंदगी भर पड़ी है, लाइफ में आप सीखते रहेंगे। आज मैं इस उम्र में भी सीख रहा हूँ, तो पढ़ाई की कोई वो नहीं है कि कहीं पे रुक जाएगी। बहुत सारी नए दरवाजे खुलेंगे, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी इससे, और खुश रहें, हेल्दी रहें, सेफ रहें। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है। दैनिक भास्कर से बात करने का आपका बहुत बहुत नमस्कार।